वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जो लास्ट लेक्चर था वो नई शिक्षा नीति की जो प्रस्तावना थी उसको हमने शुरू किया था और ये उसी के आगे का ही नेक्स्ट लेक्चर है। तो हमने यहाँ पास आपका लास्ट लेक्चर जो हमारा था कि जो राजदूत थे अमेरिका में, जो चीन के पूर्व राजदूत थे, उनको हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति ने ये कहने पे मजबूर कर दिया था कि भारत ने सीमा पार बिना किसी एक सैनिक के भेजे चीन पर 20 शताब्दियों पूर्व सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर ली थी और उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ये किस माध्यम से हुआ था? जो बौद्ध धर्म के माध्यम से, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के माध्यम से, क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने चीन में बहुत शताब्दियों पूर्व सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर ली थी और तो इस हमारी शिक्षा पद्धति का ही ये प्रभाव था। अब देखिए, विश्व धरोहर के लिए इस जो हमारी शिक्षा पद्धति है, तो हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ कई तरीके की विविधताएं, जैसे शास्त्रीय नृत्य, 7 प्रकार के आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, संगीत हैं, 2 शास्त्रीय संगीत हैं, लोक कला है, अब विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, वास्तुकला है, व्यंजन है, बहुत सारी विविधता। हमारा पूरा देश एक विविधता से भरा हुआ देश है और इन सभी विविधताओं को, ये सभी विविधताएं जो हैं हमारे देश की एक महान छवि को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि हम विविधता अनेकता में एकता के सूत्र में हमारा देश पिरोया हुआ है। इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हम आज भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हमें इसी धरोहर को आगे लेके चलना है। अपनी इस विरासत को अगली पीढ़ी तक लेके जाना है और संरक्षित करना है, इस विरासत को पोषित करना है। तो हमें ऐसी शिक्षा नीति को ही बढ़ावा देना है जो इस विरासत को हमारे आगे तक लेके चले, हमारी विविधता में, अनेकता में एकता के सूत्र को पिरो के रखे। ठीक है, तो हमें ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण करना है और इसके लिए आइंस्टीन ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के एक समूह से कहा था कि हमें इस बात को ध्यान में रखें कि जो अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो कि आप स्कूलों में सीखते हैं, तो वह जो आप सीखते हैं वह कई पीढ़ियों के काम है, क्योंकि वो जो आप स्कूल में सीख रहे हैं उस कला को सिखाने के लिए आपसे पहले कई पीढ़ियों ने उस पर काम किया है। जैसे आप कोई साइंस का कोई भी इन्वेंशन कर रहे हैं तो वो थ्योरी किस पे डिपेंड है? जब किसी साइंटिस्ट ने कई वर्ष अपने उस थ्योरी को लाने में दिए होंगे, तब आज आप उस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था बच्चों से कि जो भी आप स्कूल में सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो जो कला है वो कई पीढ़ियों के समर्पण, कई पीढ़ियों के काम की देन है कि आज आप उस कला को सीख पा रहे हैं। और आपको यह कोशिश करनी है कि जो यह विरासत है, जो आपको ये विरासत मिल रही है, इसे आप ना केवल अपने पास ही अपने हाथों में रखिए, आपके हाथों में जो डाली जा रही उसे आप सम्मान पूर्वक अपनी आगे की पीढ़ियों तक भी पहुँचाएँ। आपको एक ऐसा नागरिक बनना है। तो आप ऐसा नागरिक कब बन पाएंगे? ये तभी संभव हो पाएगा जब आप उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, सोचें और उन पर काम करें। तभी तो आप आगे की पीढ़ियों को भी वो ज्ञान दे पाएंगे, नहीं तो वो ज्ञान, आपका ज्ञान जहाँ तक आप थे वहीं तक ही सीमित हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कोटेशन है। आप इसे भी अपने किसी भी एग्ज़ाम में, जब भी आपकी ये शिक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती हैं, तो आप इस कोटेशन को डाल सकते हैं कि शिक्षा का मेन आशय क्या होता है, शिक्षा कैसा नागरिक बनाती है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे कोटेशन है, आप इसे कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो जो हमारी जो पहले की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो 1986 में का एजेंडा था, जिसे कि 1992 में जो है अमेंडमेंट किया गया था, संशोधित किया गया था, जो भी उसके एम्बिशंस थे जो पूरे नहीं हो पाए थे, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है और उन सबको भी लेके आगे सबको समराइज़ किया गया है। और ये जो हमारे जो 18, ये एक आपका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि संविधान में 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002
जिसके थ्रू संविधान में जो अनुच्छेद 21A में है वो क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में परिकल्पना करता है। मतलब कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो आपको जन्म से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और इन अधिकारों की इन अधिकारों का रक्षक जो है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो इन अधिकारों का क्या है, रक्षक है, ठीक है। तो इन्हें मौलिक अधिकार है। तो जो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस संशोधन में है, तो 86वें संशोधन 86 अमेंडमेंट में है। और किस अनुच्छेद में है, तो 21A। ये आपके कई एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है सभी एग्ज़ाम में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ओके। और ये जो आपकी पहले की शिक्षा नीति थी वो तो जो इंटरनेट क्रांति आई थी वो उसके पहले की थी। तो अब जो इंटरनेट क्रांति आ गई है उसके बाद की शिक्षा नीति के लिए बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है। क्यों बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि हम इस वैश्वीकरण में जो ये दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हम एक ऐसी नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज सोसाइटी की हमें क्या करना है, विकास करना है। जो नए कौशल जो सीखने की क्षमता और सिखाने की क्षमता हो जिनमें, और आजीवन भर जो सिखाने, हमें ऐसे नागरिक को बनाना है जो आजीवन भर सिखाने वाले बने, ना कि सीखने वाले। तो ऐसी शिक्षा पद्धति का हमें विकास करना है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए वैश्विक लक्ष्यों के साथ साथ अब देखिए हमारी जो ये शिक्षा है ये और किस में कहा गया, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि एसडीजी के किस लक्ष्य में शिक्षा को लिया गया है, तो एसडीजी 4 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। एसडीजी 4 में है जो है शिक्षा के लिए कहा गया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल तैयार किए गए हैं 2030 तक के लिए जो सतत एजेंडा है, तो उसमें एसडीजी 4 जो है वो शिक्षा के लिए सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। और इसमें भी आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करना है, ऐसी हमें शिक्षा नीति का निर्माण करना है। और ये काफ़ी बड़ा है और इसको बस ये आपका ऑब्जेक्टिव ये इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी वर्तमान अब देखिए आपकी जो शिक्षा नीति है वो किस पे डिपेंड है और क्या उसके मेन आधारभूत स्तंभ है, क्या है, वो अब स्टार्ट होता है। तो जो आपकी ये वर्तमान नई शिक्षा नीति है ये की शुरुआत है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बुनियादी स्तर के रूप में ये इस शिक्षा नीति की शुरुआत होती है। अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब है जिसमें कि क्या माना गया है कि जो 3 से 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें क्या होता है, उनमें खेलने और खोज आधारित सीखने उनके ऐसा विकास करना है कि उनको कोई रटने वाला नहीं बनाना है, उनके अंदर कुतूहल पैदा हो, उनके मानसिक विकास हो, उनको खेल के माध्यम से वो नई चीज़ों को सीखने, क्योंकि ये जो चरण होता है ये सीखने का, हमारा माइंड क्या होता है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। और इस टाइम पे यदि हम नई चीज़ों को सीखने की क्षमता यदि विकसित कर पाते हैं तो उससे एक अच्छे नागरिक का विकास बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इसी पे फोकस किया गया है कि जो 3 से 8 साल के बच्चे होंगे तो उन बच्चों को हमें कैसा, उनकी शिक्षा पद्धति कैसी लानी और कैसे उनकी शिक्षा किस पर आधारित होगी, उनकी शिक्षा जो है वो खेलने और खोज के पर आधारित होगी, ठीक है। उनके एक ही पर वो की शिक्षा होगी, वो खेल और खोज के आधार पर ही खेल में वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे और इसके आधार पर ही उनके मानसिक क्या होगा, उसका विकास किया जाएगा, ठीक है। फिर जो 3 से जो आपके उसके बाद जो माध्यमिक स्तर होगा, जो 3, 4 और 5 स्तर तक की जो शिक्षा होगी ये बुनियादी शिक्षा का ये प्रारंभिक चरण होगा, ठीक है, जिसमें कि कुछ पाठ्य पुस्तक के साथ साथ आपको औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और फिर आपके जो 8
इससे लेके जो 9, 10, 11 और 12 ये जो आपका 4 चरण होगा माध्यमिक शिक्षा का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण होगा और ये अमूर्त चिंतन और विषय शिक्षण ग्रहण होगा। इसमें आपको बहुत सारे आयाम प्रदान किए जाएंगे और लिबरल आर्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी। लिबरल आर्ट शिक्षा का मतलब ये है कि आपको ना केवल जैसे आपका कोई भी तकनीकी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो इनके साथ साथ आपके मानविकी सब्जेक्ट जो हैं, सोशल सब्जेक्ट जो हैं, उनको भी साथ में इंटीग्रेटेड करके भी उनकी शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि आप क्या है, ना केवल आप एक तकनीकी व्यक्ति का विकास किया जा सके, बल्कि एक अच्छे सामाजिक नागरिक का भी विकास किया जा सके, जो नई नई चुनौतियों से जो निपट सके, जो कि कठिनाइयों से निपट सके, जिसमें टीम के साथ काम करने की क्षमता का, कौशल का विकास किया जा सके, और इस तरह के आर्ट की शुरुआत करने की इसमें कोशिश की जाएगी। ठीक है, और ये जो है अभी तो हमारे देश में अभी तक तो कोई ऐसे डाटा नहीं है कि इस आर्ट को मतलब कि इन सब आपके जो साइंस और मैथ इन सब्जेक्टों के साथ यदि मानविकी सब्जेक्ट ये सब पढ़ाए जा रहे हैं तो उसका क्या अच्छा इम्पैक्ट है या नहीं है, उसके कोई डाटा तो अभी हमारे देश में अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये पहली बार स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो अदर कंट्री है वहाँ ऐसी शिक्षा दी जा रही है और उनके डाटा से हमें ये पता चलता है, वो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो उनके डाटा है उनसे हमें ये पता चलता है कि ये शिक्षा जो है ये काफ़ी प्रभावी शिक्षा है और ये बहुत ही एक अच्छा विकास और एक अच्छे देश का निर्माण करने में सहायक हो सकती है। तो लिबरल आर्ट शिक्षा को भी इसमें जल्दी शुरू किया जाएगा इन शिक्षाओं के साथ, स्नातक कार्यक्रम में। ठीक है, फिर आपका जो है आपकी स्नातक शिक्षा है वो चौथा वर्ष स्नातक या परास्नातक मतलब कि मास्टर और पीएचडी, डॉक्टरेट, ये सारी ग्रेजुएशन, ये सारी शिक्षा है, ये किसी बाधा के बिना किसी बाधा के एकीकृत हो सकेगी, मतलब इंटीग्रेटेड आप पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, और ये इसी नालंदा तक्षशिला के जो हमारा इतिहास था उसी के अनुसार ये शिक्षा भी उसी पे डिपेंड है कि जैसे नालंदा और तक्षशिला में यह शिक्षा दी जाती थी कि आपको मानवीय ज्ञान के सभी पहलू और अन्वेषण मौलिक रूप से जुड़े हुए रहते थे, मतलब आपकी सभी शिक्षाएं जो है एक साथ प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो उसी तरीके की शिक्षा प्रदान करने की क्या की जाएगी इस शिक्षा नीति में, उसी तरीके से कोशिश की जाएगी कि उसी तरीके से शिक्षा दी जा सके और एक प्रभावी सदस्य बनाया जा सके। ठीक है, अब जो इस आप ये देखिए यहाँ पास है, ये स्नातक स्तर पर उदार लिबरल एजुकेशन शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस है। जो बाहरी दूसरी जगहों से उपलब्ध आकलन और निष्कर्ष है वो हमें इस एजुकेशन को साथ में स्टार्ट करने, लिबरल एजुकेशन को शुरू करने के लिए बहुत ही हमें पर्याप्त और ठोस हमें डाटा प्रदान करते हैं कि ये जो है रोजगार विद्यार्थियों के भविष्य में विभिन्न रोजगार और परिदृश्यों के लिए अपनी राय पैदा करने और विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करता है। तो लिबरल एजुकेशन स्नातक स्तर पर साथ में शुरू करना एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, फिर आपकी जो मास्टर और डॉक्टरेट स्तर की जो शिक्षा होगी वो डिग्री जो है 3 रूट उसमें तय किए गए हैं, 1 साल की डिग्री, 2 साल की डिग्री और इंटीग्रेटेड 5 साल की डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप इन डिग्री के साथ साथ रिसर्च भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड 5 साल की डिग्री वही है कि आप उसमें आप एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ आप रिसर्च अनुसंधान भी कर सकते हैं। तो अब आपको ऐसी शिक्षा पद्धति लाई जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी आप करते हैं तो आप कोई भी रिसर्च भी उसमें कर सकें, तो ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं था और ये सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि इससे क्या है रिसर्च की तरफ, अनुसंधान की तरफ रुझान नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा किया जाएगा कि जो इंटीग्रेटेड डिग्री होगी वो भी अब होगी कि उसमें आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जो है आप अनुसंधान या रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ये सुझाव है इस शिक्षा नीति में जो शुरुआत किया जाएगा। और इसमें क्या है कि इसमें हम एक
पहली बार ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम एक नेशनल राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी प्रस्तावित किया गया है इस शिक्षा नीति में, कि उसका गठन किया जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम है जो जो आपका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फाउंडेशन है उसको बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि ये कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी है उनमें क्या होगा कि जो रिसर्च में जो भी फंड है तो उनको करने में ये जो है फोकस करेगा। ये जो हम बना रहे हैं नया राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, और ये मुख्यतः किन 4 विषयों पे ये फोकस करेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक विज्ञान, कला एवं मानविकी। इन 4 व्यापक क्षेत्रों पे ये क्या करेगा, ये जो है फोकस करेगा। आपका ये जो NRF होगा, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान होगा। और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है ये एक परामर्श के रूप में परामर्शक का भी कार्य करेगा, जो कि शोध क्षमता के विकास और निर्माण की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखेगा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में, ठीक है। तो ये परामर्शक के रूप में भी ये कार्य करेगा। अब इस NRF के कामकाज के सिद्धांत क्या क्या है, कैसे उनको प्रतिपादित किया जाएगा। तो पहला है हितधारक और अनुसंधान समूहों के बीच तालमेल लाना। जो भी हितधारक हैं, जैसे कि आप बेनिफिशियल हैं जो कि बेनिफिट को उठाएंगे, जैसे बेनिफिशियरी हैं जैसे कि हम हैं, और जो अनुसंधान समूह जो रिसर्च का कार्य करें, उनके बीच क्या है, एक तालमेल बैठाना। दूसरा, नियंत्रण तथा बीच के सुधारों के लिए एक तंत्र का निर्माण करना, और इसमें रेगुलेशन भी होना चाहिए, और कोई भी सुधार भी कर सके तो उस सिस्टम का भी निर्माण होना चाहिए, इसके कार्य कि ये काम कैसे करेगा। तीसरा इसका क्या है कि ये व्यापक स्तर पर विश्वविद्यालय और उनके समकक्ष के बीच की कड़ियों को मजबूत करेगा। तो ये इसके 3 मेन स्तर है जिनके आधार पर ये जो है NRF जो है वो काम करेगा, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है कि एक NRF करके गठन की योजना है इस नई शिक्षा नीति में, ठीक। अब देखिए, नई शिक्षा नीति तो हम बना रहे हैं, तो क्या नई शिक्षा नीति क्या एक अच्छे टीचर के बिना पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि हम अब कोई भी नीति बना रहे हैं और उस नीति में जो नीति कारक जो उस नीति को आगे लेके जाएगा, यदि वही ना हो, यदि उसी पे कोई कार्य ना किया जाए, तो क्या वो नीति कभी सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से इस नई शिक्षा नीति को, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से जो बनाई गई है, जिसमें सारी आवश्यकताओं के अनुसार सभी चीज़ों का समावेश किया गया है, तो उस शिक्षा नीति को आगे ले जाने वाले जो नीति कारक जैसे कि हमारे शिक्षक हैं, जो इसके आधार हैं, जो इसका बेस है, तो उनके विकास को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कि हम उन्हें एक अच्छा प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, एक ऐसे शिक्षक, एक अनुभवी शिक्षक को तैयार कर सकें जो कि इस नई शिक्षा नीति को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो हमें विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय हो गए, जो संस्थान हो गए, तो उनमें एक ऐसे कोर्स और पाठ्यक्रम भी चलाने होंगे जो कि टीचरों को एक कर सके, उन्हें प्रशिक्षित कर सके, उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट दे सके कि जिससे वो टीचर जो हैं वो उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके एक नई पीढ़ी का जो है सृजन कर सके। तो हमें उनके निर्माण पर भी फोकस इस शिक्षा नीति में किया गया है, और इसके लिए हमें स्कूल कॉम्प्लेक्स जो एक नया कॉन्सेप्ट है उसके विकास के लिए भी इसमें कहा गया है। स्कूल कॉम्प्लेक्स का विकास एक कोई नई सोच नहीं है, ये पुरानी सोच है जो कि 1964 और 66 के स्कूल कमीशन की रिपोर्ट में जिसको शामिल किया गया था, तो इसके विकास के लिए इसमें फोकस किया गया। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कॉमन संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके, मतलब कि इसमें हमें
जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें हमें एक ऐसा इन्वामेंट देना है, एक ऐसा खुलापन इन्वामेंट प्रदान करना है और सामूहिक संसाधनों की सामूहिक इस्तेमाल करने की एक ऐसी संस्कृति का विकास करना है कि जिससे कि वो जो है एक नया विकास कर सके। क्योंकि जब हम किसी को कार्य करने की छूट देते हैं तो उसमें विचारों का क्या होता है, विचार उसमें नए नए सृजन और नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी को बंधन में रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर रूल्स और रेगुलेशन रखते हैं तो वो निर्णय नहीं ले पाता, उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन हम जब किसी को रेगुलेशन तो रखें, रूल्स तो हम बनाएं, लेकिन हम उसमें उसको स्वतंत्रता भी प्रदान करें काम करने की, उसको नए विचार सोचने की हम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो वो नए विचारों को लेके आता है। तो उसी पद्धति को यहाँ इस शिक्षा नीति में लाया जा रहा है कि हमें जो है ऐसा इन्वामेंट, खुलापन इन्वामेंट बनाना है, हमें जो है निर्णय लेने क्षमताओं का विकास करने का एक खुलापन इन्वामेंट प्रदान करना है, जिससे कि जो स्कूल कॉलेज हैं तो वो जो है अपने स्कूल कॉलेजों के विकास के लिए एक नया निर्णय स्वयं से ले सकें। ठीक है, डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है और मतलब एक बंधन टाइप का जो माहौल है उसे ख़त्म करना है। ठीक है, जिससे कि नए नए विचारों का समावेश हो सके। तो ये इस शिक्षा नीति में लेके आया गया है। तो इसके लिए एकीकृत इकाई बनाया गया है और इसमें जिससे कि ऐसी इकाई बनाना है जो पाठ्यक्रम से संबंधित ही न केवल निर्णय ले सके बल्कि वो प्रशासनिक और वित्तीय मामले भी जैसे से संबंधित मामलों को भी निर्णय ले सके। तो ऐसी हमें शिक्षा नीति ये जो है बनाई जा रही है। ठीक है, जो ज़्यादा स्वतंत्र और कुशल, जिससे कि काफ़ी कुशल और स्वतंत्र जो है बन पाएंगे जो भी स्वायत्त इकाइयाँ होंगी, जो भी स्कूल और कॉलेज होंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान कर दें, क्योंकि बोलते ना कि जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं तो उससे भी निर्णय प्रभावित होते हैं। तो हमें एक अच्छे समाज का विकास करना, हमें एक ऐसी शिक्षा नीति लेके आना है। तो हमें स्वतंत्रता तो प्रदान करनी है, साथ ही साथ हमें कुछ जो है उसमें मानदंड भी निर्धारित करने हैं, जिससे कि उन स्कूल और कॉलेजों के जिम्मेदारी भी उनकी निर्धारित हो सके और वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हट सके। तो इन मानदंडों को निर्धारित करने के लिए क्या होगा कि बहुत बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले जो है नागरिक होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनकी आवश्यकता भी होगी। तो उन्हें हमें लेके आएंगे, जैसे कि वाइस चांसलर हो गए, डायरेक्टर हो गए, प्रशासक हो गए, जो इन पर क्या करेंगे, नियंत्रण भी रखेंगे, मानदंड निर्धारित करेंगे, जिससे कि उस स्वायत्तता का गलत उपयोग ना किया जा सके। ठीक है, तो स्वायत्तता भी प्रदान की जाएगी इस शिक्षा नीति के अनुसार, साथ ही साथ उनके मानदंडों को निर्धारित करने के लिए भी कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो इस शिक्षा नीति का ये एक बहुत अच्छा एजेंडा है। फिर इसके बाद साथ साथ हमारी शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमी है वो है भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार न केवल वित्तीय रूप से नहीं होता है कि पैसे देना या पैसे लेना, यही भ्रष्टाचार नहीं कहलाता। भ्रष्टाचार के अन्य पहलू भी होते हैं। ठीक है, कि जो इसकी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ईमानदारी, पारदर्शिता, नैतिकता ये सब प्रभावित होती है। क्यों, जैसे कि अब किसी स्कूल में जो है भाई भतीजावाद की जो भावना चलती कि यदि आप किसी बड़े पोस्ट में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाते हैं तो आपके जो परिवार के जो सदस्य, आप उन्हें भी उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपने सोर्स के अकॉर्डिंग या आपके सोर्स के अकॉर्डिंग वो पहुंच जाते हैं, जबकि वो उस पद के लायक नहीं होते, फिर भी उन्हें वो पद मिल जाता है। तो ये भी भ्रष्टाचार का एक प्रारूप है जो कि इस वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसकी वजह से जो काबिल है, जो उस पद के लायक, जो कि एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, वो उस पद पे नहीं जा पाते हैं और उन्हें वो पद नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारी शिक्षा पद्धति जो है प्रभावित हो रही। तो हमें इस भ्रष्टाचार की इस पद्धति को भी रोकने का प्रयास करना है। तो उसे भी नई शिक्षा नीति में इस बात को भी
शामिल किया गया है कि हमें एक ऐसे इन्वायरमेंट का निर्माण करना है, ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे कि हम इस तरीके के भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें और एक नए समाज का विकास करने वाली एक नई शिक्षा पद्धति जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जिसे बनाया गया है उसके सभी जो गुण हैं, सभी जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं उनको हम आगे की पीढ़ियों तक पहुंचा सकें और एक निष्पक्ष ईमानदार और एक जो उस पद के लायक है उन्हें उस पद तक पहुंचा सकें, तो जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार उसकी विकास किया जा सके। तो ऐसी हमें शिक्षा पद्धति को लेके आना है और भ्रष्टाचार को भी समाप्त करना है। ठीक है, फिर इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बनाने का इसमें सुझाव दिया गया है जो कि केंद्र और राज्य स्तर पर विविध संस्थानों को समन्वित और एकीकृत करेगी। ठीक है, वो भी इस पे बोला गया है। और राष्ट्रीय विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो अर्थव्यवस्था है इसके अनुसार किया गया है, सुनिश्चित करेगी। अब देखिए, अब ये नीति तो आपकी पूरी तरीके से बन गई है, तो नई शिक्षा नीति बन गई है। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी की एक बहुत ही अच्छा कोट है कि उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने बोला था कि मुझे लगता है कि यह एक अच्छा संविधान है, लेकिन इसका बुरा होना भी उतना ही सुनिश्चित है अगर वो लोग जो इस पर काम करेंगे वे बुरे हों, और वहीं पर अगर संविधान बुरा हो लेकिन अगर इस पर काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं तो ये एक अच्छा संविधान भी हो सकता है। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो उसकी तुलना तो हम संविधान से नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान न तो हमारे देश का एक हीरा है जो हमारे देश को बहुत ही अच्छे तरीके से अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो इसमें भी 50% से अधिक लोग जो कि 25 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो यदि हम उन्हें जो हम जननांकी लाभांश बोलते हैं, तो ये शिक्षा नीति जो है ये उन्हीं को तो प्रभावित करेगी जो 25 साल से कम उम्र के जो भी लोग हैं, वो ये जो नई शिक्षा नीति है ये उन्हें प्रभावित करेगी। यदि हम उनका विकास नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से हम उन्हें नहीं बना पाए, तो वो जो है, क्या ये नई शिक्षा नीति का जो हमारा मेन विज़न है क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें यदि इस नई शिक्षा नीति के विज़न को पूरा करना है, तो जिनके लिए इस नई शिक्षा नीति बनेगी, जिनके हाथों में नई शिक्षा नीति जा रही है, जो इसके बेनिफिशियरी होंगे, जो इसका लाभ उठाएंगे, उन्हें हमें इतने प्रभावी बनाना होगा कि वो जो है इस नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ा सके और इसकी विरासत को आगे फैला सके। ठीक है, और एक नए देश का विकास कर सके। जो हमारा एक विज़न है कि हमें जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनना है, तो वो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमें मिल जाएंगे, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन यदि उन पैसों को उपयोग करने के लायक का हम मानव संसाधन ही नहीं तैयार कर पाए, तो उन पैसों का कोई भी मूल्य नहीं होगा, वो निरर्थक हो जाएंगे। तो हमें उस मानव संसाधन का विकास करना है कि वो जब हम उस इकोनॉमी, उस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो हम उतने लायक हों कि हम अपने देश को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकें। तो उसके लिए हमें उस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का इंतज़ार नहीं करना है, उसके पहले ही हमें अपने देश में जो है सुधार करने की शुरुआत कर देनी है। तो ये इस नई शिक्षा नीति में कहा गया है, जो एक बहुत ही अच्छी
है। और ये जो नई शिक्षा नीति है जो 2019 है, जो हमारे भारतीय लोगों की जो परंपरा है, संस्कृति है, भाषा विविधता है, उनको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और ऐसे ज्ञान आधारित समाज की आवश्यकताओं को संबोधित करेगी, जो शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण और उसमें एक नई जीवंतता लाने की रूपरेखा क्या करेगा, प्रदान करेगा। ये मानव के पूंजी, जो पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण रूप है ही है, आवश्यक बदलाव को बढ़ावा देगा और यह सुरक्षित एवं मजबूत होगा। ठीक है। और ये प्राथमिक उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच को जो नई शिक्षा नीति है उसको सुनिश्चित करेगी। और ये जो नई शिक्षा नीति है ये भारत के निरंतर विकास, प्रगति और वैश्विक मंच पर आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समानता, पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और संस्कृति संरक्षण के संदर्भ में नेतृत्व का समर्थन भी करेगी तथा व्यक्तिगत, देश और दुनिया की भलाई के लिए हमारे देश की समृद्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को विकसित करने का भी कार्य करेगी। जो नई शिक्षा नीति है वो गुणवत्ता और समता की सोच पर स्थापित है। ये शिक्षा प्रणाली स्थापित की जाएगी। ठीक है। जो स्थायी विकास के लिए अहम गुण माने जाते हैं। ठीक है। तो हमारी नई शिक्षा नीति इस पर आधारित होगी। ये पूरा आपको जो शिक्षा नीति पे बोला जाए कि नई शिक्षा नीति का जो सार है वो क्या है, तो ये एक बहुत अच्छा आंसर है कि नई शिक्षा नीति चाहती क्या है और वो किस प्रारूप को लेके बनी है, उसका विजन क्या है। तो ये आप बहुत अच्छा आंसर है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और एज इट इज़ आप पूरा लिख सकते हैं। ये आपके आंसर को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। ठीक है। तो ये आपका नई शिक्षा नीति कंप्लीट हो, ये आपकी शिक्षा नीति का सार है जो कंप्लीट होता है। और आपने यदि ये बहुत अच्छे से आप 1-2 बार पढ़ लिए, आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी जो इसमें सार दिया गया है। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।